वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। और इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट में पहला लेक्चर स्टार्ट किया था। जो पहला लेक्चर था वो आपके थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट हुआ था, जिसके अंदर में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होते हैं। जब हमने बात किया इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे होते हैं और किन किन सब्सटेंसेस में होते हैं, हमने ये बात कर ली थी। अच्छा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में जब हमने बात की थी तो हमने बताया था कि तीनों स्टेज में होते हैं, सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं और गैस में होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि सॉलिड में ये जो होते हैं तो केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के निकलते हैं अपने स्पेस को तो वहां पे पॉजिटिव आयन धनायन छोड़ देते हैं। क्योंकि ये सॉलिड है तो ये धनायन चल नहीं पाते हैं, बल्कि अपने ही जगह पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट, कंपन करते रहते हैं। जब ये अपने ही जगह पे कंपन करते रहेंगे तो इनको मूवमेंट नहीं मिल पाता, इसीलिए सॉलिड में केवल इलेक्ट्रॉनों की वजह से कंडक्शन हो पाता है। वहीं जबकि मैं द्रव और गैसों के बारे में बात करता था तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और धनायन मतलब दोनों फ्री हो जाते थे और दोनों वैद्युत चालन में भाग लेते थे। याद आ रहा है? चलिए, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया था, तो एक एग्जांपल से हम इस पर थोड़ा बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक एम्पियर में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन चालक में प्रवाहित होंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रवाहित होंगे। ये क्वेश्चन आप मुझे जल्दी से सोच करके बताएं। कैसे करें, पहले इस पर भी थोड़ा सोचें, दिमाग लगाइए। ठीक है, तो सोचा कुछ कैसे होगा, आइए देखते हैं। जब यहाँ पे मैं बात करता हूं कि I की वैल्यू, तो I की वैल्यू आपकी है 1 एम्पियर बच्चों, और टाइम कितना दिया है, 1 सेकंड दिया है। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड होता है। कितने इलेक्ट्रॉन, तो मैं बात करूं I = Q/T की, तो यहां से मैं Q को लिख सकता हूं Ne/T। यहां से मैं लिख सकता हूं, N निकालना है अपने को, और N = क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, I × T/E। अब इसको करिए सॉल्व, तो N हो जाएगा I की वैल्यू 1 और टाइम की वैल्यू भी 1, और नीचे ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, और इसको सॉल्व करिएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करेंगे। तो ये बच्चों हो गया आपका आंसर। आपके लिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि 5 मिली एम्पियर के धारा के लिए 1 मिनट में कितनी धारा प्रवाहित होगी, या कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ठीक है, गतिमान होंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, इसको आप ट्राई करिएगा। अब मैं बात करूंगा धारा के स्पेशल कुछ गुणों के बारे में। अच्छा, क्या है गुण? आपको ये मैंने बताया था कि धारा जो है वो एक्चुअली कुछ है नहीं, बस इलेक्ट्रॉनों का क्या है, मूवमेंट है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो आवेश चलते हैं, और आवेश के इसी चलने को बदलने की दर को हमने नाम दे दिया था करंट। बात समझ आ रही? करंट। तो यहां पर वही कहानी है। करंट, हमें क्या करना है, करंट को मेजर करना है। तो करंट को मेजर करना है, तो हमने चार्ज को प्रति सेकंड निकालना शुरू कर दिया। अब मेरे दिमाग में बात आती कैसे चलेंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि करंट तभी चलता है जब दो सिरों के मध्य विभव का अंतर हो, मतलब विभवांतर हो। विभव का अंतर क्या क्रिएट करता है, तो विभव का अंतर मैं बता दूं, विभव का अंतर स्थायी रूप से बल आरोपित करता है इलेक्ट्रॉन्स पर, और जब ये इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करते हैं।
एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपकी जो धारा की गति की दिशा होती है वो हमेशा, धारा की गति की दिशा हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी बैटरी में ये हमेशा धन प्लेट से होकर चलती है, याद रखिएगा, धन सिरे से होकर चलती है। और कहां पर खत्म होगी? ऋण सिरे की हो जाएगी, ठीक है। धन प्लेट से होकर चलेंगे, ऋण प्लेट की ओर जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अब मैं बात करूं कि कुछ और भी गुण के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा। तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वैद्युत धारा कौन सी राशि है तो आप ये एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वैद्युत धारा एक अदिश राशि। अब इस पर बात कर ले वैद्युत धारा अदिश राशि है कैसे, या पहले नोटिस कर लेंगे ये चीजें, पहले ऊपर स्टेटमेंट लिख लेंगे फिर बातें आगे होंगी। तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, तो कैसे अदिश राशि है? तो मैं बता दूं कि ये वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है, ठीक है। तो वैद्युत धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती, सदिश नियमों का पालन नहीं करती, ठीक है। तो सदिश नियमों का पालन नहीं करती तो क्या करती? यह बीजगणितीय योग के अनुसार कार्य करती है। मतलब अब मैं बात करूं कि अगर मेरे पास वेक्टर के हिसाब से, अगर मेरे पास एक तार ये है, एक तार यहां से, एक तार यहां से, ये ऊपर जुड़ा हुआ है, तो यहां से अगर मैं 3 एम्पीयर की धारा और यहां से अगर मैं 4 एम्पीयर की धारा भेजूं और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना दूं दो तार के बीच में, तो अगले वाले तार में कितना धारा जाएगा? तो एक्सपेक्टेड है कि आप मुझे सही आंसर बताएंगे। तो ये यही ना होगा, यहाँ 3 एम्पीयर, यहाँ 4 एम्पीयर और यहाँ पर कितना जाएगा बच्चों? 3 + 4 एम्पीयर 7 एम्पीयर। लेकिन वेक्टर रूल ये नहीं कहता। तो वेक्टर क्या कहता है? वेक्टर रूल कहता है कि अगर 3 एम्पीयर और 4 एम्पीयर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर जाएंगे तो सदिश के नियमों के आधार पर यहां पर अगली वाले में, इसमें सदिश के नियम से ध्यान दीजिएगा, ये 3 एम्पीयर, ये 4 एम्पीयर, सदिश के नियम से आप निकालेंगे तो ये आपका जो अगला करंट आएगा वो आएगा अंडर रूट में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 cos 90, ये 90 डिग्री पर अगर है तो, ठीक है। मतलब ये तार के बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये तो 0 होगा, 5 एम्पीयर आएगा। मतलब इसमें जाना क्या चाहिए? 5 एम्पीयर। लेकिन क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वाले चालक में 5 एम्पीयर की धारा नहीं जाएगी, इसमें 7 एम्पीयर की धारा जाएगी। और इस तरीके से ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, ये केवल बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है। अर्थात यह सदिश राशि नहीं है, अर्थात यह सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, जो राशि सदिश नहीं उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो सच नहीं वो झूठ है। लेकिन यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म है कि यहां पर आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगले कभी हम जब आगे जाएंगे तो हम जरूर बताएंगे कि ये आपका इलेक्ट्रिक करंट ना ही वेक्टर में और ना ही स्केलर में काउंट होता है। ये एक अलग क्वांटिटी है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको हम लोग टेंसर कहते हैं, प्रदिश कहते हैं, वो अलग कहानी, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आपके सिलेबस में फिलहाल यही है कि इसे आप ये जान के रखें कि यह एक क्या है? सदिश राशि नहीं है तो क्या होगा? अदिश राशि, ठीक है। तो ये हो गई बात। अगले बारे में बात करूं तो अगला टॉपिक है आपका करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। तो बच्चों धारा घनत्व क्या होता है? क्या है करंट डेंसिटी? ठीक है,
अच्छा, आपने घनत्व तो सुना ही है, ऐसी तो बात नहीं है कोई ऐसा बच्चा हो जो घनत्व न जानता हो, सभी बच्चे जानते हैं हमारे घनत्व क्या होता है। तो किसी पदार्थ के घनत्व के बारे में बात करूं तो हम बता सकते हैं कि एकांक आयतन में पदार्थ की मात्रा को आप पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यहाँ धारा के घनत्व के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे धारा घनत्व, ठीक है। करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी क्या होता है? अच्छा, करंट का मतलब क्या? धारा का चलना ही ना, धारा का एक स्थान दूसरे स्थान तक चलना। धारा कैसे चलती है? सीधी चलती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही धारा अथवा करंट कहते हो आप। लेट्स सी, जस्ट सपोज दैट ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर में आपका जो करंट है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये कोई और नहीं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, तो करंट है। जब करंट किसी क्रॉस सेक्शन से होकर गुजरेगा, क्रॉस सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट से होकर गुजरेगा, तो किस तरफ गुजरना पसंद करेगा? तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए उसे हमेशा किसी पृष्ठ का सहारा लेना होगा, उस पृष्ठ से वो सीधा गुजरेगा, तो इसे कहते हैं लंबवत गुजरना। तो ये जितने ज्यादा अमाउंट में गुजरेगा इस सिरे से, उतना ही ज्यादा हम इसको कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी होगी, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, करंट हमेशा क्रॉस सेक्शन के अंदर से होकर गुजरता है, सरफेस से नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी क्रॉस सेक्शन के लंबवत होता है, ठीक है। तो यहाँ परिभाषा क्या निकल के आ रही है? यहाँ परिभाषा निकल के आ रही है, इस क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल मतलब एरिया मान लीजिए A, ठीक है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से होकर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से होकर गुजरने पर, किसको गुजरना है? होकर वैद्युत धारा के गुजरने पर चालक के एकांक क्षेत्रफल, एकांक मतलब एक यूनिट से कितना गुजरेगा, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली प्रवाहित धारा, ठीक है, होकर प्रवाहित होने वाली लंबवत धारा, प्रवाहित होने वाली लंबवत धारा क्या कहलाएगी? धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व कहलाती है। तो इसे हम लोग इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे J इज इक्वल टू I और एकांक क्षेत्रफल से मतलब कि एकांक एरिया से गुजरने के लिए बटे में, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा I बटा में, ठीक है। J इज इक्वल टू I बटा में, ये फॉर्मूला हो गया। एक बात मैं और बता दूं कि ये तो आपका चालक सीधा है, ठीक है। तो चालक के हर सेक्शन से आपका तात्पर्य है कि यहाँ पे घनत्व तो बराबर होना चाहिए। निश्चित तौर पे मैं बात करूं तो इस क्रॉस सेक्शन के लिए धारा बराबर होगी, लेकिन क्या हो अगर मैं क्रॉस सेक्शन के दूसरे बिंदु पर बात करूं, मतलब कि इधर वाले बिंदु पर बात करूं, ऐसे किसी तल पर बात करूं, तो वहां पर तल बदल दिया आपने और यहाँ पर एरिया भी अलग कैप्चर हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एरिया अलग था, यहाँ पे अलग एरिया कैप्चर हो रहा है, तो इस आधार पर करंट की पास होने की मात्रा बदल जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का सीधा सा है कि धारा घनत्व आपके हर सेक्शन पे बराबर नहीं होगा, ये उस धारा घनत्व का गुण नहीं है, ये प्रत्येक बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है, ये इसका मौलिक गुण है, ये इसका मौलिक गुण है। किसका मौलिक गुण है? आपके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं पर यह धारा घनत्व क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं इस सेक्शन पर बात करूं, मतलब आपने बदल दिया, तो लंबवत गुजरने वाले पार्ट अब कुछ अलग होंगे। तो इस बार इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इधर एरिया वेक्टर था तो दोनों एक ही दिशा में थे, लेकिन अब इसका एरिया वेक्टर देखिए था झुक गया है। अब
अब क्या उतने ही लोग पास होंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। तो कितना झुक गया आपका, थीटा झुक गया, कितना झुक गया पटल, थीटा झुक गया। तो इस बारी इसमें से गुजरने के लिए एरिया, एरिया का इधर घटक लेंगे, तो इधर एरिया का घटक क्या होगा, a cos थीटा। तो स्टार बना के यदि पटल के किसी थीटा कोण पर धारा होकर निर्गत हो पटल के थीटा कोण पर, तो थीटा कोण पर होकर निर्गत होगा तो a cos थीटा इफेक्टिव होगा। तब आप क्या बोलेंगे, J इज इक्वल टू I बाई a cos थीटा। a cos थीटा से ऊपर गुजरेगा तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका J इज इक्वल टू I बाई a cos थीटा। यहां से आप इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू J a cos थीटा। और जरा ध्यान से देखिएगा कि J सिर्फ लंबवत राशि को ही लेता है, मतलब जो लंबवत गुजरेगा तो ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि, एरिया वेक्टर तो वैसे ही सदिश होती है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ J डॉट वेक्टर ऑफ A, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे I क्या होगा, एक अदिश राशि हो जाएगी। तो J डॉट A से I की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। एक बात और जान लीजिए बच्चों, अगर मैं बात करूं इस पूरे क्रॉस सेक्शन से निकालने के लिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू पूरे सरफेस के लिए, ठीक है, J इंटू DA भी लिख सकता हूं, ठीक है। याद रखिएगा ये अदर तरीका है, ठीक है, नोट में लिख के आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे ये भी तरीका है और इसको हम टोटल सरफेस के लिए निकालें तो J डॉट DA लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसके मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है, क्योंकि ये केवल लंबवत घटक को ही पास होने देता है और उसी का परिमाण ज्ञात करता है, ठीक है। इसके मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों एम्पियर बच्चों क्या देखो, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट हो गया। अब मैं बात करूं इसके डायमेंशन के बारे में, तो इसका डायमेंशन मतलब बीमा क्या होगी, तो इसकी बीमा हो जाएगी J इज इक्वल टू ऊपर का A हो जाएगा, नीचे का L मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा L माइनस 2A, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन, ठीक। तो ये हो गई करंट डेंसिटी की बातें। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है, नोट कर लीजिए।